आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और बताओ भैया, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है? कोई दिक्कत? चलिए आज शुरू किया जाए। आपको जहां तक पढ़ाया गया था उसके आगे आपको समतल दर्पण पढ़ाया गया। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसके बारे में हमारी और आपकी बात हो चुकी है। आपको समतल दर्पण बताया गया, दर्पण सीधा बताया गया कि जो दर्पण होता है वो आपका एक सतह चिकनी होती है और एक सतह पर पॉलिश किया होता है। और समतल का मतलब सीधा, प्लेन एकदम। और फिर आज आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे भैया, आपका प्रतिबिंब क्या है। अगर प्रतिबिंब की परिभाषा पूछ ली जाए, प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है, तो इसे कैसे डिफाइन किया जाएगा? इमेज, प्रतिबिंब। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से, चाहे जिस प्रकार का दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण हो। अब गोलीय दर्पण के प्रकार आएंगे। दर्पण आपके कई प्रकार के पाए जाते हैं। आपको समतल दर्पण हाई स्कूल में पढ़ा दिया गया था और समतल दर्पण का टॉपिक वहां पढ़ाया गया था, हमने आपको यहां पर भी पढ़ाया है। और गोलीय दर्पण के बारे में बात की गई है। ये जो गोलीय दर्पण है, आपके गोलीय दर्पण में, अभी गोलीय दर्पण आपका नेक्स्ट टॉपिक है। प्रतिबिंब क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, जहां से टकरा रही है, जहां पर लग रहा है कि हाँ एक्चुअल में सही रूप से प्रकाश की किरण टकराई, या फिर प्रतीत हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रकाश की किरण हाँ वहां से आ रही है। इस बात को समझो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तथा टकराने के पश्चात क्या होगा भैया? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आती है, या आती हुई प्रतीत होती है, वह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की किरण आई, परावर्तन के पश्चात जहां से आती हुई लग रही है कि हाँ यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, या फिर वास्तविकता में प्रकाश की किरण वहीं से आ रही है, तो आपके क्या होंगे? प्रतिबिंब बनेंगे। दर्पण से उतने दूर बनेगा। आपको समतल दर्पण पढ़ा दिया गया। अब आपका यहां पर इसके आगे का जो टॉपिक है वो है आपका भैया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण आपको बताया गया कि आपका जो गोलीय दर्पण है, पहले आप समझो गोला क्या है, गोला कैसे बनेगा। दर्पण तो बाद में बात की जाएगी। ये आपका एक गोला है, ये आपका स्फेयर गोला। ये जो आपका गोला है, तो इस गोले को, आपका ये जो गोला है, इस गोले को काट दिया जाए।
अभी आपके इस गोले को यहां से काट दिया जाए, यहां से काटा जाए और यहां से काटा जाए, कहने का मतलब इसको यहां से क्या किया जाए, हटा दिया जाए। दो भाग दर्पण से काट लिए गए। आपके दो भाग गोला से, एक गोला है जहां से आपके दो भाग काट दिए गए। तो दर्पण, गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है? आपका जो गोलीय दर्पण है, जो आपका यहां पर ये बना है, अब इसके बाहरी भाग को क्या किया जाए, पॉलिश कर दिया जाए और इसके अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दिया जाए। कहने का मतलब अभी आपका केवल क्या किया गया है, एक गोला है और उस गोले से क्या किया गया है, आपका यहां पर उस गोले का भाग काटा गया है। क्या किया गया है, गोले का भाग काटा गया है। ये गोला, इस गोले का भाग काटा गया है और इस गोले का जो भाग काटा गया, एक ऐसा है और एक ऐसा है। और अगर इस गोले के भाग को बाहर की तरफ हम पॉलिश कर दें, पॉलिश का मतलब होता है कोई ऐसी परत लगा दें ताकि जो प्रकाश है, प्रकाश उसे पार ना कर पाए, उसके पार ना जा पाए, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आए। प्रकाश क्या हो, उससे पार ना जा पाए, उसको भेद करके उसके उस तरफ ना जा पाए, वहीं से प्रकाश वापस लौट आए। तो यहां पर अगर मैं इस जो आपका गोला था, इस गोले का दो भाग हमने काट लिया, अगर इस गोले के मैं बाहरी भाग को क्या कर रहा हूं, पॉलिश कर दे रहा हूं। बाहरी भाग क्या कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया, और इस गोले का आंतरिक भाग पॉलिश कर दिया गया, आंतरिक भाग पॉलिश कर दिया गया। और पॉलिश करने के पश्चात ये जो पॉलिश किया गया, यहां पर आप देखिए पॉलिश किया गया, तो जो चिकनी सतह है, चिकनी सतह कौन है, जहां से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ये आपका दर्पण जो सिंपल सा गोला था, वहां पर प्रकाश आर पार जा रहा था, लेकिन अब बाहरी सतह को पॉलिश कर दिया गया, अंदर की सतह क्या है, चिकनी है। तो यहां पर प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, जो चिकनी अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो यहां पर आपका जो दर्पण, ये आपका है अवतल दर्पण। क्या भैया, अवतल दर्पण। और ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब आप एक बार जरा सोचिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल, अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ, धंसा हुआ। अवतल का मतलब क्या, धंसा हुआ। दर्पण का वह भाग, दर्पण का चिकना भाग जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, वो भाग धंसा रहता है, या फिर क्या होता है, अभी आप ध्यान से सुनना, अवतल धंसा हुआ, धंसा हुआ भाग, धंसा हुआ भाग क्या है, चिकना होता है, वो आपका होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण देखो, जब आपका क्या उभरा हुआ भाग, क्या भैया, उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग चिकना होता है, जहां से क्या होता है, परावर्तन होता है। यहां पर उभरा हुआ भाग, उभरा का मतलब उत्तल, उत्तल, समझो बात, यहां पर पढ़ो अवतल, क्या, अवतल, क्या पढ़ा जाए, अवतल, क्या पढ़ा गया भैया, अवतल। पढ़ो जरा एक बार, क्या, अवतल। पहले ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा, आपका मुंह पहले पूरा खुला, तो धंसा हुआ भाग, क्या, धंसा हुआ भाग, जो धंसा हुआ भाग चिकना है तो वो आपका अवतल दर्पण है, अगर आपका उभरा भाग चिकना है तो उत्तल दर्पण है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी प्रकार की कोई समस्या भैया, इतना आप नोट करिए। देखिए, अगर आपका ये एक गोला, इस गोले को यहां बीच से काट दिया जाए, इस गोले को बीच से काटा गया और काटने के बाद एक भाग धंसा हुआ है,
एक भाग उभरा है। अगर धंसा हुआ भाग चिकना है तो वो अवतल दर्पण, और उभरा हुआ भाग चिकना है तो उत्तल दर्पण। यहां तक बात क्लियर हुई? एकदम डन 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 ना। चलो अब आपकी आगे बात की जाए, कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं, कुछ बात पूछी जाती, कुछ बेसिक बातें पूछी जाती हैं। उन बेसिक बात को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, और उन बातों को ध्यान से सुनिए। अभी आता है वक्रता त्रिज्या, एक टर्म आएगा भैया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बारे में कुछ जानना ही नहीं है। आपको कहना है जैसे ये दर्पण जो आपका बना है, यहां पर दर्पण बना है, ये दर्पण जो बना है, इस दर्पण का ये कटाव जिस गोले का आपका, जिस गोले से काटकर ये दर्पण बनाया गया है, अगर इस गोले से काटकर इस दर्पण को बनाया गया होता तो इस गोले की त्रिज्या, अगर ये वाला दर्पण इस गोले को काटकर बनाया गया होता तो इस गोले की त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण जिस गोले का भाग है उसका, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। मैं बता रहा हूं सीधी सी बात, ये आपका एक गोला, अगर इस गोले से काटकर दर्पण तैयार किया गया तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। बात समझ में आई? और यहां पर आपको सीधे लिखना है दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। कहने का मतलब ये दर्पण की त्रिज्या, ये आपके गोले की त्रिज्या r, तो ये आपका दर्पण, दर्पण से ये आपका मध्य बिंदु, ये जो है ये है भैया आपका, यहां पर आप ध्यान से देखो, ये दर्पण और ये त्रिकेंद्र, ये आपके त्रिज्या हुई। क्या भैया? त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। फिर आपका अगला टर्म आएगा वक्रता केंद्र। क्या? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बारे में क्या कहा जाए? दर्पण, फिर वही बात, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र है। दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। अब आगे आता है ध्रुव। क्या? ध्रुव। अब ध्रुव क्या है? जो आपका दर्पण कटा है, दर्पण का मध्य भाग क्या है? ध्रुव है। ये आपका दर्पण, दर्पण का ये जो मध्य भाग है, ये दर्पण का जो मध्य भाग है यही है ध्रुव। क्या? ध्रुव। तो यहां पर बात की जाए किसकी? यहां पर बात की जा रही है ध्रुव की। तो ध्रुव क्या है? दर्पण का मध्य भाग। इतनी बात समझ में आई? आपको कितनी बातें बताई गई? आपको बताया गया दर्पण की, जो दर्पण है, जो दर्पण की त्रिज्या है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहने का मतलब दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र के बारे में बताया गया। वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण, जो आपका दर्पण है, जिस गोले का केंद्र है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र।
यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे आओ, फिर आपका ध्रुव की बात की गई। जो दर्पण कटा है, दर्पण का जो मध्य भाग है उसे ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। और फिर एक बात आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष ये आपके दर्पण का वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये दर्पण का ध्रुव और ये दर्पण का केंद्र। कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र क्या है? ये है वक्रता केंद्र और ये है दर्पण का ध्रुव। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। दर्पण, ध्रुव, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। मुख्य अक्ष क्या है भैया? मेन एक्सिस। दर्पण और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है। यहां तक बात क्लियर हुई। इतनी बात आप ये चित्र बनाओ और इसे लिखो, एकदम धीरे धीरे एकदम आसानी से समझते चलो। यहां तक अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर देखना, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। इतना नोट कर लो। यहां तक हमारी और आपकी बात हो गई। अब हमारी और आपकी बात क्या है भैया? एक टर्म और बच रहा है जिसका नाम है फोकस। हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेम है। फोकस, वो वाला फोकस नहीं। कौन सा? जो फोकस लगाते हैं, कैमरामैन फोकस करो। फोकस वो नहीं। आओ फोकस की बात की जाए। फोकस क्या है? आपका जो दर्पण है, क्या भैया? दर्पण। ये है दर्पण। ये है दर्पण और ये रहा दर्पण का ध्रुव। ये है दर्पण, ये रहा दर्पण का ध्रुव और ये रहा आपका जो दर्पण है, दर्पण का जो केंद्र है उसका नाम है वक्रता केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और दर्पण को मिलाने वाली रेखा का नाम हमने बताया था। क्या था भैया? क्या नाम था? मुख्य अक्ष। क्या नाम है? मुख्य अक्ष। दर्पण और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर सुनो क्या कहती है परिभाषा। परिभाषा कहती है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं। परावर्तन के पश्चात, देखिए कह रहा है, बात समझना, हमारी बात सुनते चलना, ध्यान से सुनते हुए, ध्यान से सुनिए। ये दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात, अभी तो केवल आ रही हैं ये प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु का नाम होता है फोकस। क्या? फोकस। अब ये परावर्तन यहां पर टकराने के बाद इस बिंदु से जा रही है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु का क्या नाम है? उसका क्या नाम है?
फोकस। ये आपका जो बिंदु बन मिला है ये है फोकस। फोकस समझ में आया? फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से ये आपकी क्या हो रही हैं, दर्पण के यहां से समांतर आ रही हैं। क्या आ रही हैं? समांतर आ रही हैं प्रकाश की किरणें। और समांतर आने के साथ साथ जिस बिंदु से ये समांतर आई और यहां से आने के बाद टकराने के बाद जिस बिंदु से जा रही हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं उस बिंदु का नाम होता है फोकस। और अगली बात, अगला टर्म आता है क्या? फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। यहां पर ये फोकस और ये ध्रुव, ये जो दूरी है ये है फोकस दूरी। तो फोकस को क्या लिखा जाए? दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? फोकस दूरी। फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई ना भैया? ये है आपका फोकस और फोकस दूरी। इस बात को नोट कर लीजिए। और इसके बाद बात की जाए चिन्ह परिपाटी की। इतना नोट कर लो। चिन्ह परिपाटी की बात की जाए और चिन्ह परिपाटी में आपको सीधी सी बात बताई जाएगी। चिन्ह परिपाटी में कुछ नहीं, आप लोगों को क्लास 7th में 6 में आपको पढ़ाया गया था निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में आपको जो बताया गया वहां पर आपको निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा ओवरव्यू ले लो, ऊपर से देख लो निर्देशांक ज्यामिति क्या है। आपका एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। जो आपकी क्षैतिज रेखाएं होती हैं ये एक्स अक्ष है, जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये वाई अक्ष है। ये दो अक्ष पाए जाते हैं और इसका जो बीच वाला पार्ट है इसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। आप इसके यहां काट रहे हैं दोनों, इसके दाहिने साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसके बाएं साइड आएंगे तो ये ऋणात्मक है, इसके ऊपर जाएंगे तो धनात्मक है और इसके नीचे आएंगे तो ये ऋणात्मक है। ये आपका चिन्ह परिपाटी में यही सेम लॉजिक चिन्ह परिपाटी में उपयोग होगा। बस यहां पर रेफरेंस क्या माना जाएगा? दर्पण माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई? दर्पण माना जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति में आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिए जाते हैं, लेकिन आपका यहां पर दर्पण लिया जाएगा। आप दर्पण पढ़ रहे हैं और दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण की बात ना हो तो ये भी दर्पण को बुरा लगेगा। ठीक, तो दर्पण को बुरा ना लगे इसीलिए दर्पण के बारे में बात की जाए। ये आपका दर्पण, ये है दर्पण का ध्रुव और दर्पण के ध्रुव से जो आता है वो होता है आपका मुख्य अक्ष। ठीक, और इस से ऊर्ध्वाधर यहां पर ये रेखा, एक ये और एक ये,
ये आपके दर्पण का ध्रुव। अगर ध्रुव आपका जो पाया गया ये 0,0 पर पाया जा रहा है, अगर ध्रुव से आप बाएं साइड आएंगे तो ये निगेटिव रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा? निगेटिव, कहने का मतलब ऋणात्मक। और आप ध्रुव के दाएं साइड जाएंगे तो धनात्मक, और ध्रुव से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, और ध्रुव से नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। सेम लॉजिक यहां पर यूज हो गया, सेम बात यहां पर यूज हो गई। और आपकी यहां पर कुछ बातें हैं जो आपकी वस्तु है। यहां पर पहला पॉइंट ये है, वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। हम और आप इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, वस्तु को सदैव बाएं साइड रखेंगे। कहां रखेंगे? बाएं साइड। वस्तु को सदैव कहां रखा जाता है? बाएं साइड रखा जाता है, बाएं की तरफ रखा जाता है। और यहां पर आपका जो अगला है, आप सुनिए, जो दर्पण की दूरियां हैं, जो दर्पण का माप है, वो दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। कहां से? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, दर्पण से ध्रुव से मापेंगे। कहां से मापेंगे? दर्पण से ध्रुव की तरफ मापेंगे। और आपकी अगली बात यह है, अगर आप जो आपका दर्पण का ध्रुव है, क्या? दर्पण का ध्रुव, अगर दर्पण के ध्रुव से किधर जाएंगे? अगर आप बाईं ओर जा रहे हैं, अगर आप बाईं ओर जा रहे हैं तो आपका क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा भैया? ऋणात्मक। और दर्पण से दाईं ओर जाएंगे तो क्या रहेगा? धनात्मक। और अगली बात, अगर आप दर्पण को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो अगर आप ऊपर जाएंगे, ध्रुव से ऊपर जाएंगे, अगर आप ध्रुव से कहां जाएंगे? ऊपर, तो भी धनात्मक। और आप दर्पण के ध्रुव के नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। और अगली बात यह है, जो एक रट्टा नहीं है, एक अच्छा सा कंसेप्ट है, ये चिन्ह परिपाटी परिपाटी याद ही नहीं करना है। अगर आप प्रकाश की दिशा में चल रहे हैं, अगर आप प्रकाश की दिशा में, कहने का मतलब अगर आपका प्रकाश इस तरफ से आया, अगर प्रकाश इधर से आ रहा है और हम और आप भी इसी दिशा में जा रहे हैं, प्रकाश की दिशा में, जिधर प्रकाश जाएगा उधर जाएंगे तो हम धनात्मक शब्द उपयोग करेंगे। कहने का मतलब ये ध्रुव है, प्रकाश इस तरफ आ रहा है और मैं इस तरफ जाऊंगा तो धनात्मक, और प्रकाश के विपरीत चलूंगा तो ऋणात्मक। अगर प्रकाश की दिशा में चलेंगे, प्रकाश की दिशा में, तो धनात्मक, और प्रकाश के विपरीत दिशा में चलेंगे, प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो ऋणात्मक। या ये थी आपकी चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आपको बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है, बस आपके सिंपल सी बात है, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको सेवन से पढ़ाया गया। आप जहां पर आपका ध्रुव पाया गया, ध्रुव से आप बाईं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक यूज करेंगे, और ध्रुव से दाईं तरफ जाएंगे तो धनात्मक उपयोग किया जाएगा। अब अगली बात यह है, किसका बायां किसका दायां? बहुत लोगों को तो यह भी नहीं पता है किसका बायां किसका दायां। एग्जाम में कौन जाएगा? हम जाएंगे कि आप जाएंगे? आप जाएंगे। पढ़ कौन रहा है? हम पढ़ रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं। तो आपका दायां आपका बायां, ना कि हमारा बायां हमारा दायां।
तो यही आपके चिन्ह परिपाटी में उपयोग किया जाता है। इतनी बात पढ़ के रखना। आपको मिलते हैं अगली क्लास में यानी कल। और इतना पढ़ना आप सभी लोगों को भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए।